हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपका रुख करना चाहेंगे और इस वक्त की तस्वीर, इस वक्त की सिनेरियो को समझेंगे कि लगातार अमेरिका जो है वो ईरान को प्रेशराइज करता हुआ, धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और धमकी इसलिए कह रहा हूं कि काफी समय से इसकी तैयारी जो देखने को मिल रही है। तो इसे किस तरह से देखा जाए यूके देवनाथ जी? साथ ही साथ इस वक्त क्या वो सिचुएशन बन गई है कि अमेरिका कभी भी अब वो तैयार है कि हमला कर देगा? आशीष, अमेरिका इस तरह के हमले की तैयारी 1979 से लगातार कर रहा है। 1979 से लेके आज तक अमेरिका ने कम से कम 8 बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की है। ये सोचना कि अमेरिका को डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, वो कवर अप है। अमेरिका को चाहिए ईरान का कच्चा तेल। दुनिया के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण ईरान में है। अमेरिका उसको कंट्रोल करना चाहता है। कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, किसको बेचा जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा। आशीष, आज अगर ईरान में कच्चा तेल ना होता, जमीन के नीचे वहां चने उग रहे होते, भुट्टे उग रहे होते, केले के बगान होते, तो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ईरान में। ये कहना कि न्यूक्लियर हथियार छोड़ दो, हमास, हिजबुल्ला, हुती को सपोर्ट करना बंद कर दो, लॉन्ग रेंज मिसाइल बंद कर दो, ये सब अमेरिका की जो धमकियां हैं, ये सिर्फ धमकियां महज है। ऐसा सोचना कि अमेरिका इन धमकियों के लिए ईरान पर हमला करने जा रहा है, ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अमेरिका की चतुराई है। अमेरिका को जहां भी कच्चा तेल मिलता है या किसी कंट्री में अगर अमेरिका का कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जैसे कि आजकल एक नया फील्ड चालू हुआ है कि किसी किसी देश में अमेरिका को अचानक से रेयर अर्थ मिनरल्स दिखने लगते हैं, तो अमेरिका वहां घुस जाता है, बहाने बनाता है। नहीं, लेकिन इस वक्त जो वहां पर जिस तरह से अमेरिकी कार्रवाई या अमेरिकी सैनिक जो है वो तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं, जो हलचल देखने को मिल रही है, अब्राहम लिंकन जो पहुंच चुका लगभग, तो क्या ये तस्वीर ये पुख्ता नहीं करती है कि हाँ, अमेरिका अब रेडी है, वो कभी भी हमला कर देगा? आशीष, अमेरिका हमला करने के लिए अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि कितने भी बॉम्ब्स वो ईरान पर गिरा ले, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। देखो, ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है, ईरान बहुत बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल देखें, प्राय उत्तर भारत के बराबर क्षेत्रफल है। अगर हम उनकी आबादी देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार मिलाकर जितनी आबादी है उनकी आबादी है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान में आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही लॉयल एक फोर्स, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को खड़ा किया हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा जो IRG के जवान और अफसर हैं, ये फौजी कम, पॉलिटिशियन ज्यादा हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इनका सिलेक्शन तभी होता है जब ये आयतुल्लाह खमैनी के प्रति अपनी पर्सनल व्यक्तिगत निष्ठा दिखाते हैं। दूसरी बात, इनको परिवारों से चुना जाता है। IRG में भर्ती होने के लिए, IRG में अफसर बनने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं कि आप ऐसे परिवारों से आए, ऐसे कुनबे से आए जो कि धार्मिक विचारधारा पर यकीन रखता है। दूसरी बात, आपका जो परिवार है, आपके जो कुनबा है, वहां पर, या आपका जो गांव है, वहां पर आयतुल्लाह खमैनी के प्रति निष्ठा हो। तो IRG में जो हम देखते हैं ये जवान और अफसर, ये जवान और अफसर कम है, आयतुल्लाह खमैनी के पर्सनल फॉलोअर्स ज्यादा हैं। बिल्कुल, जैसे वेनेजुएला में हमने देखा, ठीक है सर, वेनेजुएला में हमने देखा था कि वहां लोग बिक गए थे, तो इतना आसान हो गया था वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठाना। लेकिन बख्शी सर,
यहां पर भी सत्ता परिवर्तन की बात आ रही है, सत्ता परिवर्तन की अमेरिका कोशिश करता आ रहा है, जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा, लेकिन ये इतना आसान रास्ता नहीं है। अब जो सिनेरियो देखने को मिल रहा वो युद्ध वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प कौन कौन से इस वक्त मौजूद हैं, वो किस तरह से अगर हमला करेगा तो कैसे निपटता हुआ ईरान नजर आएगा, और यह हमला करेगा या नहीं करेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि शायद ये ऑपरेशन खामनेई जो है वो मीडिया नैरेटिव बना दिया गया हो, या ये वाकई असली प्लान है। थैंक यू वेरी मच आशीष। यूके देवनाथ और कर्नल सोडी के साथ तो आना एक बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात ये है जो आप कह रहे हैं, ये जो यूके देवनाथ ने बिल्कुल ठीक बताया कि जब से शाह ईरान को गिराया है तब से अमेरिका को लगी हुई है चोट, और तब से वो अटेम्प्ट कर रहा है कि किसी तरीके से वो अब ऐसी रजीम लाए जो उसके फेवर में हो, जो उसका सुने, और उसके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह जो उसकी जिस पे उसकी नजर पड़ जाए वो उसका ही हो जाए। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया, एब्सोल्युटली राइट। पर अमेरिका की भी आप बात देख लीजिए, अमेरिका की कोई जो शक्ति बहुत है, फायर पावर बहुत है, पर बहाने भी बड़े हैं। जैसे कि इराक पे हमला किया था तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बोलता था, उसको उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने 1.25 घंटे के इंटरव्यू में बुश को ऐसा लताड़ा था कि तुम्हारी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पर, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। पर बहाना है, और कौन रोक सकता है। चाणक्य नीति यही कहती है जहां ताकत चलती है लगाओ, तो ये लगा रहा है ताकत, तो बिल्कुल ठीक है। पर क्वेश्चन ये है जहां पे भी अमेरिका जाता है वो लड़ नहीं सकता। लड़ाई में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अनटिल अनलेस दुश्मन उठ के भाग जाए, जैसे इराकी एयरफोर्स भाग गई, सरेंडर कर दें, तब तक तो ठीक है। ये जहां पे अड़ गए जैसे अफगानिस्तान वगैरह, फिर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आप कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके देख लीजिए, जहां पे अड़ जाते हैं वो इक्के दुक्के अमेरिकन तो ठीक है जिन्होंने नाम कमाया, बट उनकी बेसिक आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है और अदर फोर्सेस की और दूसरी कंट्रीज की, और वो उसका पूरा सहारा लेता है। 37 कंट्रीज गई थी इराक में उसकी मदद करने, तो ये सारी बात ठीक है। पर अब जो लड़ाई होगी उसमें आप देखें ईरान की जो डिफेंसेस है, हालांकि सिविल डिफेंस की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल डिफेंस की बात कर रहा हूं। उसने जो मिसाइल्स रखी हैं वो ऑफेंसिव मिसाइल्स भी हैं, डिफेंसिव भी हैं। ये 2 या 3 मिसाइल अगर अमेरिकन मेन लैंड पे गिर जाती हैं, बता रहा हूं सिर्फ 3, अमेरिका की जिसको इनफ लड़ने की जो मेंटल एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा, उनका प्रेसिडेंट गिर जाएगा। उनको हैबिट नहीं है कि कोई उन पे हमला करे, वो दूसरी कंट्री में जाके कमजोर कंट्री पे अटैक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात देखने को मिलेगी। और जब डेड बॉडीज बैग वापस जाने शुरू होंगे, जब इनकी जो फ्लीट आ रही है, कितनी मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे। अगर उन्होंने मिसाइल पूरी की पूरी सैल्वो भेजनी शुरू करी, 30% भी अगर लगी, 20% भी लगी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर और 2-3 उनके जब मिसाइल फ्रिगेट्स है जब डूबने लगेंगे, जैसे यूएसएस कोल को डुबाया था इरानियों ने ही, फिर क्या होगा आप देखेंगे। डेड बॉडीज बैग तो जाएंगी और एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगी अमेरिका की। इतनी सारी चीजों के बाद भी अमेरिका पीछे हटने को, मतलब ईरान भी पीछे तो नहीं हट रहा है। जिस तरह से आपने बताया उस हिसाब से तो लग रहा है कि ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब दे देगा। खत्म कर दूं, ईरान पीछे नहीं हटेगा। हाँ, ईरान पहले अटैक नहीं करेगा और ना ही अमेरिका पहले अटैक करना चाहता है। तो देखिए अभी सिचुएशन क्या चल रही है सर? वो फिर क्या है? वो प्रेशर है या प्रेशर है, वो मेंटल प्रेशर डाल रहा है कि ये इसकी रिजीम चेंज हो जाए और ये मेरी 3 शर्तें मान ले, जो 3 उसने फैंटास्टिक शर्तें रखी हैं रिगार्डिंग मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल और 3 हिजबुल्लाह होती, हमास। ये तो शर्तें मान जाए। कहने का मतलब अगर ये मान गया, वो ये किया, तो एटलीस्ट तो फेस सेविंग तो अभी हो जाएगी। हाँ, अब इजराइल की बात आती है। इजराइल को उससे तैयार करा हुआ है। अगर बात बढ़ती है तो इस सारी वही नंबर 2 वॉर शुरू हो जाएगी इजराइल और अमेरिका, ईरान की, जो अभी 4 महीने पहले हुई थी। एग्जैक्टली वैसी होगी, पर इसमें गलतियां नहीं करेंगे अमेरिका ने अब अपना वेपन से चेंज कर दिए हैं। इस बार जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा
वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, विध्वंसक होंगे। और जो एजेंट्स हैं इजराइल के, जो ऑलरेडी वहां पे उन्होंने जमावड़ा बनाया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है, एंटी खमीनी का काम। हाँ। तो वो उस पर डिपेंड करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ यही होगा, कुछ बिल्डिंगें और गिरा देंगे, कुछ और तोड़ देंगे, 1000-2000 लोग मार देंगे, पर उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, और रिजीम चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, आप ठीक है। देख लीजिए, रिजीम चेंज नहीं होगी। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, अब जरा इसको समझिए कि ये जंग जो है सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में है। साथ ही साथ जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी सर ने भी कहा कि ना ईरान पहले हमला करेगा, ना अमेरिका पहले हमला करेगा, तो अभी कर क्या रहे हैं फिर? ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? जय हिंद आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 3 जनवरी को इस साल जब अमेरिका को वेनेजुएला में भारी सैनिक सफलता मिली, उसके बाद 8 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन को बोला कि ईरान पे हमला की तैयारी करो। और ये तय हुआ कि 13 जनवरी रात को ईरान पे अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे। 13 जनवरी सुबेरे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी ब्रीफिंग हुई हमले से पहले, तो अमेरिका के सारी खुफिया एजेंसी के मुखिया ने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो पहली बात तो जीत निश्चित नहीं है, और दूसरा वहां तख्ता पलट नहीं होगा। और उसी दिन खाड़ी के कई अरब देशों ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर अमेरिका युद्ध करेगा ईरान पे तो वो अपनी जमीन और एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय जंग में नहीं घुसना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी रात का जो हमला था उसको स्थगित कर दिया। अब जिस तरह से ईरान के आसपास अमेरिका अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ दिखावा है। अमेरिका और इजराइल तो मौके की तलाश में हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो, लेकिन वो होगा नहीं। बस वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अचानक ये पूरी चीजें बंद करना उनके लिए एक लॉस ऑफ फेस होगा, उनकी इज्जत में बहुत कमी आ जाएगी। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो घट के सिर्फ 42% हो गई है आज की तारीख में। तो सिर्फ ये एक पाखंड है, ये एक मजाक टाइप बनाया जा रहा है इस उम्मीद में कि ईरान डर जाएगा। अमेरिका भूल गया है कि ईरान 5000 पुरानी पर्शियन सभ्यता है। ये अमेरिका जैसे 200 साल पुराने देश से कैसे डरेंगे? ये डरेंगे ही नहीं। हमने पिछले साल देखा 12 दिन को जो युद्ध हुआ ईरान और इजराइल में, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया। ये तो वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया नहीं, क्योंकि आजकल एक प्रथा है इस्लामिक देशों के खिलाफ कहने की, उनकी अच्छाइयां नहीं दिखाने की। तो ये तो नैरेटिव दिखाया नहीं कि हकीकत में तो इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद हो गई। यहां तक नेताओं को दौड़ के जाना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ करो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल मिडनाइट हैमर नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहूदियों की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में, वो माने और उन्होंने ईरान को पहले सूचित किया कि मैं इतने बजे हमला करूंगा। ईरान ने क्या किया? वो उन तीनों जगहों से, इस्फहान और ये दोनों जगहों से अपने हर आदमी निकाल लिए, 408 kg एनरिच्ड यूरेनियम रूस भेज दिया और बोला हाँ भाई अमेरिका के हमला कर। अमेरिका ने हमला किया, वहां एक मच्छर नहीं मरा। 2 दिन बाद अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस कतर में अमेरिकी सैनिक अड्डे पे हमला किया। पहले अमेरिका को बताया, अमेरिका ने अपने सारे सैनिक, उनके परिवार निकाल लिए। एक पाखंड के तौर पे अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे हमला किया, क्योंकि इजराइल और यहूदी लॉबी राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव डाली थी। तो पिछले साल के युद्ध से ही क्लियर हो जाता है अमेरिका में तो शक्ति है ही नहीं ईरान पे हमला करने की, और ईरान में बहुत शक्ति। और मैं एक बात और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, कहां स्टैंड करते हैं अमेरिका और ईरान, कहां स्टैंड करते हैं एक दूसरे के सामने? देखिए, अगर सैनिक शक्ति पे जाए, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो ऑब्वियसली अमेरिका की जो सैनिक ताकत है बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये सैनिक ताकत जीत में तब्दील होगी? कभी नहीं होगी। इसका पिछले साल का ही हमें एक बहुत बड़ा वहां पे एग्जाम्पल मिल गया। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा आशीष जी, ईरान पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। इसके बावजूद वो इजराइल और अमेरिका जैसी सैनिक शक्तियों के खिलाफ खड़ा हुआ। ये दुनिया के लिए सबक और सीख है। आर्थिक प्रतिबंध होने के बावजूद आप अपनी सेना को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी सैनिक शक्तियों का भी आप डट के मुकाबला कर सकते हैं।
ठीक है यूके देवनाथ जी, बात तो सही है कि पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए या इतिहास देखा जाए तो हर वक्त अगर अमेरिका को चैलेंज करता हुआ नजर आए या अमेरिका से सामना करता हुआ नजर आए तो ईरान पीछे नहीं हटा है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक कर्नल सोदी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि एक चलन चला हुआ है पश्चिमी मीडिया में कि वो मुस्लिम देशों की तारीफ नहीं करते हैं।